नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस स्टडी जोन। मैं जय सिंह मीणा आपके लिए इंडियन जीके की जो क्लास लेके आ रहा हूं और इसी की मैं शुरुआत कर रहा हूं। जिससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया जीके में मैं सामान्य भारत की सामान्य जानकारी आपको संपूर्ण बता रहा था, जिसमें सबसे पहले हमने स्थलीय और तटीय सीमा की बात की थी। मैं आपको पहले बता दूं कि इंडिया जीके में चाहे किसी चीज़ की आप तैयारी कर लो, एयरफोर्स की कर लो, नेवी की कर लो, इसके अलावा सेंटर की बात कर लो या फिर अपने राजस्थान से संबंधित कोई भी भर्तियों की बात करते हैं तो उनमें इंडियन जीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं और उनमें ये भारत की जो सामान्य जानकारी है ये अति महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए आपको इसको देखना। और इससे पहले मैंने यानी डिफेंस स्टडी जोन के अंदर 4 से 5 टॉपिक आपको डाल चुका हूं और उससे पहले वाली जो मैंने लेसन आपको पढ़ा है उनको भी आपको वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जिससे कि हमारा मनोबल भी थोड़ा सा उच्च हो जाए और जिससे हम भी आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो दे सके और जिससे आपकी जो महत्वाकांक्षा है या फिर जो सफलता प्राप्त करना चाहते हो वो सफलता भी आपको प्राप्त हो जाए। और यहाँ से बिल्कुल मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं इसी कड़ी के अंदर आपसे बात कर रहा हूँ भारत के राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या भारत की मध्यवर्ती संपूर्ण जानकारी की हम विस्तार से क्या करेंगे, बातें करेंगे। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ भारत के राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसकी संपूर्ण इससे पहले हमने जो बात की थी वो सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा जो 15,200 की बात की थी, उसके साथ भारत के कितने राज्य टच करते हैं ये बातें की थी। इसके अलावा हम लोगों ने भारत की तटीय सीमा की भी बात की थी और भारत की कुल तटीय सीमा जो द्वीपों सहित थी वो थी 7516.6 किमी, जबकि मुख्य भाग की कितनी थी 6100 किमी। उसके अलावा हमने 2-3 बातें और भी की थी कि कौन सा द्वीप यानी कुल द्वीपों की संख्या कितनी थी 247, जिनमें से 204 जो द्वीप थे वो बंगाल की खाड़ी में थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि 43 जो द्वीप थे वो अरब सागर में थे। इसके अलावा हमने जो पाक जल संधि की बात की थी, मन्नार की खाड़ी की बात की थी, आदम के ब्रिज की बात की थी, या राम सेतु जो श्रीलंका और भारत को एक दूसरे से जोड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसके अलावा ग्रेट जोन की भी बात की थी जो इंडोनेशिया और निकोबार को 10 डिग्री चैनल। ये सारी बातें करने के बाद आज हम आपको भारत के मध्यवर्ती जिलों की जो भारत के मध्यवर्ती राज्यों की संपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं और जिसको आपको इस टॉपिक को आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या करना है, देखना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। अब देखिए भारत के राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, इसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें अगर हम बात करें कि भारत के कुल मध्यवर्ती राज्यों की संख्या है, तो भारत के कुल मध्यवर्ती, देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि भारत के कुल मध्यवर्ती राज्यों की संख्या, मध्यवर्ती राज्यों की संख्या, यहां पे हम 2 बातें करेंगे और उसकी विस्तार से बात करेंगे। भारत के कुल मध्यवर्ती राज्यों की संख्या। अब देखिए यहां पे हमने 2 बातें की थी, स्थलीय सीमा की बात की और तटीय सीमा की भी बात की। क्योंकि यहाँ पे मैं ये डायग्राम आपके साथ बनाऊं, थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल ये डायग्राम मैं आपके साथ भारत का डायग्राम अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे अगर हम इस भारत के डायग्राम की बात करें तो इसमें स्थलीय सीमा ये देखी थी और तटीय सीमा हमारी ये थी और स्थलीय सीमा हमारी ये थी। ये जो गुजरात है, गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल के नीचे वाली सीमा और इसके ऊपर स्थलीय सीमा, इन दोनों को हमने देखा था। स्थलीय सीमा थी 15,200 और तटीय सीमा थी द्वीपों सहित 7516.6 और मुख्य भाग की थी 6100 किमी। इसमें हम लोगों ने बात की थी। अब देखो आप लोगों ने स्थलीय और तटीय सीमा को अगर हम कंबाइन कर दें या जोड़ दें तो हमारे पास भारत का मानचित्र बन जाता है। अब हमें देखना है कि भारत के मध्यवर्ती राज्यों की संख्या, क्योंकि आपने पढ़ा है, बिल्कुल यहाँ पढ़ने के बाद आपको पता भी चल गया होगा कि हम मध्यवर्ती राज्य, तो भारत के कुल
राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। जबकि महासागरों की संख्या भी कितनी है? 5। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या भी कितनी है? 5 है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, आपको ये देखना है कि भारत के मध्यवर्ती जो 5 राज्य हैं वो है कौन कौन से, ये बात आपको ध्यान में रहनी है। तो हमने स्थलीय और तटीय सीमा दोनों पढ़ ली। उसके बाद में जो मध्यवर्ती राज्य बच जाते हैं वो कौन कौन से बच जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करें HR, या फिर अपन बात करें हरियाणा की। किसकी बात करें? हरियाणा। तो एक तो देखो हरियाणा को हमने ना तो स्थलीय सीमा के साथ पढ़ा और ना ही तटीय सीमा के साथ पढ़ा, अर्थात मध्यवर्ती है। एक हो गया, जबकि शेष कितने रह गए? 4। एक आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश, और ये जो मध्य प्रदेश है वो लगभग यहाँ पे आता है। यहाँ से अगर चर्चा करें तो कितने हो गए? 2। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आगे चले तो मध्य प्रदेश से यानी यहाँ से अलग हुआ था बिल्कुल। अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे एक राज्य आ गया आपका, कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा आ गया? छत्तीसगढ़। तो 3 हो गए, बच गए। सो एक भारत का सबसे नया राज्य अर्थात कौन सा आ गया? तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को, कितनी जून? 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक राज्य और बच गया जिसे अपन चर्चा करें तो वो कौन सा आ गया? झारखंड। कौन सा आ गया? झारखंड। ये भारत के 5 मध्यवर्ती राज्य हैं। एक तो कौन सा है? हरियाणा, एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कौन सा है? झारखंड। और ये भारत के मध्यवर्ती राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 5। कौन कौन से हो गए? यानी यहां से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, MP, झारखंड और हरियाणा। ये भारत, अब भारत के कुल राज्य जो हैं उनकी अगर अपन चर्चा करें तो भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। पहले कितनी थी? 29, जो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हो गई थी? चयन, जिनमें जम्मू कश्मीर जो राज्य था जिसको अनुच्छेद 370 के तहत विशेषाधिकार दे रखा था, जिसको आजकल 370 आर्टिकल व अनुच्छेद 35 को हटा दिया गया है और उसे केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया गया है? दर्जा। उसके बाद में हमारे भारत में राज्यों की संख्या तो कितनी हो गई? 28। और यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो कितनी हो गई? अब वर्तमान में कितनी है? 8 है। तो यहाँ से अगर चर्चा करें तो ये भारत के मध्यवर्ती राज्य हैं। कौन कौन से हैं? 5 हैं। हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कौन सा? झारखंड। जबकि भारत की तटीय सीमा को टच करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9, जिनमें से केवल की अगर अपन बात करें तो कितनी आ जाती है? 7। तो भारत के मध्यवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 5। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेझिझक आप ले सकते हो। एक बात तो हमारी ये हुई, जिसमें अगर अपन बात करें अब इसे भारत के मानचित्र को अगर हम भरना जाएं तो पूरे को भर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ राजस्थान के भारत के बिल्कुल पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। और अगर अपन पूर्व की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और एक कौन सा आ जाता है? लेह लद्दाख। लेकिन यहाँ हरियाणा और इधर बात करें तो यहाँ पे कौन आ गया? पंजाब और गुजरात के बीच में अगर बात करें तो यहाँ कौन आ गया? राजस्थान। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा आ गया? महाराष्ट्र। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा आ गया? गोवा से नीचे चले तो यहाँ कौन सा आ गया? कर्नाटक के बाद में आगे चले तो यहाँ पे कौन सा आ गया? केरल से नीचे चले तो तमिलनाडु। देखो, जो डायग्राम हमने पढ़े उन्हीं सभी को मैं एक साथ कमेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे आ गया आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में अगर बात करें तो पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे अगर बात करें तो मेघालय, और मेघालय के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे आ गया आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा से आगे चले तो यहाँ पे आ गया आपका मिजोरम के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आ गया मणिपुर, और मणिपुर के बाद में यहाँ पे बात करें तो नागालैंड, और नागालैंड के बाद में अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे असम के बाद में यहाँ ऊपर चले तो यहाँ सिक्किम, और सिक्किम से इधर चले तो यहाँ पे आ गया आपका बिहार, फिर इधर चले तो यहाँ पे आ गया आपका यूपी, और इधर आ गया आपका कौन सा?
उत्तराखंड और यहाँ पे आपका आ गया हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से ये भारत के कुल राज्य हो जाते हैं। अगर आप इसको प्रत्येक वीडियो को अगर देखेंगे तो भारत के 28 राज्य और ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भरना भी आपको आ जाएगा। और इंडिया जीके में जब तक भारत के राज्य आपके क्लियर नहीं है तब तक आपका कोई सा पार्ट भी क्लियर नहीं होगा। अन्यथा आप एक कहावत सुनते हो कि इंडिया जीके जब भी आप पढ़ते हो तब कहते हो कि सर हमने एक दिन पढ़ा याद हो गया और दूसरे दिन हम भूल जाते हैं, वो इसी का मैटर है। ये जब तक आपको प्रत्येक चीज की सामान्य जानकारी आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप इस चीज को जीके को आप ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। तो भारत के मध्यवर्ती राज्य मैंने आपको बताया हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। इसी के साथ हमारा ये तो मध्यवर्ती राज्यों की संख्या तो कितनी है? 5 है। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक अगला क्वेश्चन आता है, भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को क्या करता है? टच करता है। तो बिल्कुल भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है वो कौन सा है? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, जिसकी चर्चा मैं और करता हूं यहाँ। तो यहाँ इधर बिल्कुल आप बने रहेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। भारत के मध्यवर्ती राज्यों की संख्या 5 है। कौन कौन से थे? तो उसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा तेलंगाना और एक कौन सा था? झारखंड। अब क्वेश्चन आता है अगला कि भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है। यहां पे अगर बात करें भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है तो वह राज्य कौन सा है? यूपी। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, अब यूपी जो है वो भारत के कितने राज्यों को टच करता है? तो यहां मैं छोटा सा बताऊं, ये भारत के कितने राज्यों को टच करता है? टच करता है 8 राज्यों को क्या करता है? टच। इसके अलावा भारत के एक किसको टच करता है? केंद्र शासित प्रदेश को। किसको टच करता है? केंद्र शासित प्रदेश को भी ये क्या करता है? टच करता है। इसके अलावा बात करें तो एक पड़ोसी देश को भी ये क्या करता है? टच करता है। अर्थात ये भारत के 8 राज्यों को छूता है। कौन? यूपी। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश को भी स्पर्श करता है और इसके अलावा एक पड़ोसी देश को भी यूपी क्या करता है? टच। लेकिन मूलतः भारत के कितने राज्यों को टच करता है? 8। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये गोला है और बिल्कुल ये यूपी राज्य है। अब यूपी को जो टच करने वाले, जिसको हम मानचित्र में भी यहाँ देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं राज्यों की बात करूं तो इसको सबसे पहले तो अगर इस साइड से चलें तो यहाँ पे टच करता है उत्तराखंड। कौन टच करता है? उत्तराखंड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उत्तराखंड के बाद में अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ इसे हिमाचल प्रदेश क्या करता है? टच करता है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेकिन अभी भी कितने रह गए? 6 रह गए। ये बात आपको, अब हिमाचल प्रदेश के बाद में इसे HR अर्थात हरियाणा, इसे क्या करता है? टच करता है। HR के बाद में अगर बात करें तो अपना कौन सा? राजस्थान। ये राजस्थान भी इसे क्या करता है? छूता है। राजस्थान के बाद में तो देखो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के बाद में अगर हम नीचे चले मध्य प्रदेश भी क्या करता है? छूता है। मध्य प्रदेश के आगे चले तो इसे कौन सा टच करता है? छत्तीसगढ़। कौन टच करता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में अगर हम आगे चले तो यहाँ पे अगर 2 बातें करते हुए आगे बढ़ूं तो एक इसको करता है यहाँ पे टच, कौन सा? झारखंड। कौन सा टच करता है? झारखंड। और झारखंड के आगे चलूं तो इसे कौन टच करता है? बिहार। कौन टच करता है? बिहार। तो देखो भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है, वह कौन सा राज्य है? यूपी। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है तो वो भी कौन सा आ जाता है? यूपी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेपाल के साथ
भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो भी कौन सा आ जाता है, यूपी। और ये यूपी नेपाल को क्या करता है, टच करता है, जिसकी अगर चर्चा करूं, जबकि यूपी राजस्थान के साथ 877 किमी अंतः राज्य सीमा का निर्धारण भी करता है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये 8 राज्य हमारे हो गए, बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि मैंने 2 चीज और बताई कि एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है और एक किसको करता है, देश को। आपने देखा होगा कि ये जो उत्तराखंड जो है इसके बिल्कुल समीप से यहाँ पे एक पड़ोसी देश है जिसे हम बात करें नेपाल। ये नेपाल इसको क्या करता है, टच। तो नेपाल तो क्या हो गया, देश यानी पड़ोसी देश हो गया। लेकिन राज्य मैंने 8 की बात की थी। केंद्र शासित प्रदेश की अगर अपन बात करें तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश एक छोटा सा आ जाता है जिसे अपन बात, जो केंद्र शासित प्रदेश जो नई दिल्ली या दिल्ली है, ये बिना केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको भारत के कुल राज्य तो कितने छूते हैं, 8, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितने छूते हैं, 1, और एक पड़ोसी देश भी इसको क्या करता है, छूता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो और अपने टॉपिक को बेटा शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है, जिससे आपको भी संपूर्ण जानकारी मिलेगी और यहाँ से हम आगे बात हैं। तो भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है वो कौन सा है, यूपी। कितने राज्यों को छूता है, 8। कितने शासित और पड़ोसी देश में किसको, 1। देश की बात करें तो नेपाल, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दिल्ली, और 8 राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और कौन सा आ गया, बिहार। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, जिसकी अगर मैं बात करूं, ये तो सर्वाधिक राज्य सीमाओं को छूने वाला। अगर बाय द वे एक क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वह राज्य जो न्यूनतम राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बताओगे, बिल्कुल उसकी चर्चा भी मैं यहाँ पे करता हूँ और उसको भी हम विस्तार से आगे देखते हैं। इधर आप बिल्कुल बने रहेंगे और विस्तार से इसको क्या करेंगे, देखेंगे। अब मेरे बिल्कुल यहाँ से बात करें कि भारत का वह राज्य न्यूनतम राज्यों की न्यूनतम की सीमाओं को छूता है। अब देखो यहाँ पे 2 राज्य हैं जो केवल एक एक राज्य की सीमा को टच करते हैं। तो बिल्कुल सोचिए और दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले स्थलीय और तटीय सीमा आपको समझाई थी और स्थलीय सीमा में मैंने पड़ोसी देशों की आपको संपूर्ण जानकारी दी थी, तो आपको पता भी चल गया होगा और बिल्कुल आपके दिमाग में आ भी गया होगा। और पुर्जे को बिल्कुल थोड़ा सा आप सबको खोलना है, जिससे आप और इस दिमाग को जितना आप खर्च करोगे उतना ही ये ज्यादा काम करेगा। ऐसा नहीं कि जेब से निकाल दिया खर्च होने के बाद में, लेकिन यही एक विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। और बिल्कुल आपको इसको खर्च करना चाहिए, जिससे कि आपके ज्ञान का विस्तार हो और आपके दिमाग के जो पुर्जे हैं वो भी थोड़े से बिल्कुल ढीले हो गए, वो भी लॉकडाउन के अंदर, तो वो भी बिल्कुल काम करना प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोर तो बिल्कुल आपने कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया होगा, या फिर मैंने बिल्कुल यहाँ बात करता हूँ। तो यहाँ से अगर अपन चर्चा करें तो न्यूनतम राज्य तो 2 हैं। अब देखिए इसमें मैंने भारत का छोटा सा मानचित्र बनाया जिससे केवल हमें समझना है। और इसकी अगर अपन बात करें, इसके अंतर्गत अगर बात करूं मैं, आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। एक तो आप यहाँ पे बांग्लादेश को देखिए, अगर आपने देखा हो तो एक आप यहाँ पे हल्का सा अगर चर्चा करें तो एक आप अगर नेपाल को देखोगे, इसके अलावा आप एक पड़ोसी देश किसको देखोगे, भूटान को, और इसकी भी बात आप यहाँ पे करेंगे, आपको पता चल गया होगा। और इसकी अगर बात करो, अब आपने थोड़ा सा जोर लगाया होगा तो बिल्कुल आपके सामने आ गया होगा कि नेपाल और भूटान के बीच में एक राज्य आता है जिसे हम बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं, सिक्किम। अब देखो ये सिक्किम भारत के कितने राज्यों को छूता है, केवल 1, और वो राज्य आपको पता ही है, बेझिझक तो आप बता ही सकते हो। और वो कौन सा है, बिल्कुल आ गया होगा दिमाग में, वो कौन सा है। अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और ये जो राज्य आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, पश्चिमी बंगाल।
ये पश्चिमी बंगाल इस नेपाल के साथ भी टच करता है, इधर तो इस नेपाल को टच करता है, और इधर ये भारत के कौन से राज्य को, सिक्किम, और यहाँ पे किसको टच कर रहा है, भूटान, और नीचे किसको कर रहा है, बांग्लादेश। लेकिन ये सिक्किम भारत के केवल एक ही राज्य की सीमा को क्या करता है, छूता है, और वो भी किसको छूता है, पश्चिमी बंगाल को स्पर्श करता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी की अगर बात करें तो भूटान के ऊपर, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, यानी असम। और असम को यहाँ नीचे अगर अपन चले तो यहाँ पे आपने गौर से एक मानचित्र को देखा होगा, यहाँ पे आता है मेघालय। कौन सा आ जाता है, मेघालय। और ये मेघालय जो है ये भारत के केवल किसको स्पर्श करता है, बांग्लादेश को। और यहाँ पे आपने देखा होगा, मेघालय को मैंने लंबा लिख दिया, बाकी मेघालय जो है भारत के एक ही राज्य को टच करता है, या एक ही राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, वो कौन सा है, असम। क्योंकि यहाँ लग रहा होगा कि त्रिपुरा भी इसको क्या करता है, टच। लेकिन त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। तो यहाँ पे दो आ गए, एक आ गया मेघालय जो किसको स्पर्श करता है, असम को। दूसरा आ गया अपना सिक्किम, सिक्किम किसको टच करता है, पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे अगर मैं की बात करूं तो एक राज्य तो कौन सा आ गया आपका, सिक्किम। तो कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, पश्चिमी। इसके अलावा 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर में कौन सा आ गया, मेघालय। कौन सा आ गया, मेघालय। अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है तो मासिनराम मेघालय में होती है, जबकि भारत का 22वां राज्य कौन सा है, सिक्किम। अगर क्वेश्चन आ जाए बाय द वे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है तो यूपी में, जबकि इसके विपरीत क्वेश्चन आ जाए कि भारत का कौन सा राज्य जिसमें न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है तो वो कौन सा आ जाता है, सिक्किम। और सिक्किम भारत का 22वां स्वयं अपनी इच्छा से क्या बना था, राज्य बना था। और ये सिक्किम 3 देशों के साथ भौगोलिक स्थिति को भी दर्शाता है। एक तो देखिए नेपाल, एक आ गया भूटान, और एक अपना जो पड़ोसी देश है जो वर्तमान में चांचली कर रखा है, और वो कौन सा है, चीन। तो ये चीन, नेपाल और भूटान, और वर्तमान में तो नेपाल भी भारत के साथ थोड़ी सी, लेकिन नेपाल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये सिक्किम, और एक कौन सा आ गया, असम। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ भारत का वह राज्य जो न्यूनतम राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो एक तो है सिक्किम जो पश्चिमी बंगाल, एक है मेघालय, और मेघालय केवल कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श करेगा, असम को। तो बिल्कुल ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज हमारी क्लियर हुई। अब आगे मैं बात करता हूँ एक और। अब देखिए इधर ये बात करने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल इसी की कड़ी में एक बात और करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आती है LOC, या जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर इसकी बात करें तो ये लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसे बोलते हैं भारत पाक युद्ध विराम सीमा। अगर बात करें कि भारत पाक युद्ध विराम सीमा, इसे बोलते हैं LOC, या फिर इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC, भारत पाक युद्ध विराम सीमा। अगर इसकी बात करें भारत पाक युद्ध विराम सीमा, और इस LOC रेखा का निर्धारण हुआ था 3 जुलाई 1972, और 3 जुलाई 1972 को कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता। कौन सा हुआ था, शिमला समझौता। एक शिमला समझौता हुआ था जो भारत और पाक के मध्य, किसके मध्य, भारत और पाक के मध्य। बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें, और शिमला समझौते के तहत LOC जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, या भारत पाक युद्ध विराम सीमा के नाम से भी जाना जाता है, 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के तहत ये रेखा निर्धारित हुई थी। एक आता है शिमला सम्मेलन। क्या आता है, शिमला सम्मेलन। यहाँ इसकी भी अगर बात करें, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, और ये शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। और 1945 में यानी कौन सा, 1945 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ
क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसकी अगर मैं बात करूं, इसके अलावा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो 1939 में अगर अपन बात करें तो 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में क्या हुआ था, एंड हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इसका भी आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो मेरे साथ डिफेंस स्टडी जोन में नए विद्वान साथी हैं बिल्कुल आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और इसी कड़ी में मैं आगे आपको एक बात और बता रहा हूं, तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत पाक युद्ध विराम सीमा 3 जुलाई 1972, कौन सा समझौता, शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के मध्य, जबकि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी 1945 और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी 1945, जिसकी अपन अगर बात करें। अगली जो अपन बात करते हैं, एक आता है इसमें सियाचिन ग्लेशियर, आजकल उसका भी एक क्वेश्चन आता है जिसकी तो बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगली कड़ी में, इसी कड़ी में एक बात और कर रहा हूं जिसमें अपन सियाचिन ग्लेशियर की भी बात करते हैं थोड़े से। एक आता है सियाचिन, कौन सा आता है, सियाचिन ग्लेशियर। ये जो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर। लेकिन आजकल ये जो सियाचिन है जिसकी अपन बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर है जिसकी अगर चर्चा करें जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अपन बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर यानी जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में आता है। जम्मू कश्मीर के कौन से में आता है, लद्दाख। लेकिन वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसमें अब सियाचिन ग्लेशियर किस में आ जाएगा, लेह लद्दाख में। यहाँ पे अगर बात करें तो किस में आ जाएगा, लेह लद्दाख। अगर अपन इसकी बात करें तो ये लेह लद्दाख के अंतर्गत आता है बिल्कुल। तो सियाचिन ग्लेशियर जिसकी अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर तो क्या है, लंबा है, यानी 72 किलोमीटर तो क्या है, लंबा है। और 2 से 8 किमी, 2 से 8 किमी ये क्या है, चौड़ा है। 2 से 8 किमी ये क्या है, चौड़ा है। बिल्कुल ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस सियाचिन ग्लेशियर की समुद्र तल से, यहाँ पे 2 बातें, सियाचिन ग्लेशियर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है, समुद्र तल से इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो सियाचिन ग्लेशियर की समुद्र तल, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सियाचिन ग्लेशियर या समुद्र तल के, भारत में समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो कहां से, चेन्नई से। कहां से, चेन्नई। और चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। किसकी है, तमिलनाडु की। अगर अपन बात करें तो यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5700 मीटर, यानी 5700 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और यहाँ पे जो तापमान है, क्या है, तापमान, तापमान हमेशा -50 डिग्री सेल्सियस, यानी -50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और यह, यहाँ इसकी बात करें, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यह विश्व का सबसे ऊंचा है युद्ध स्थल है। क्या है, युद्ध स्थल। ये बात भी आपको में रखनी है। यानी कहा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान में कहाँ है, लेह लद्दाख में है। पहले ये किसमें था, जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूं मैं 31 अक्टूबर, किसकी बात करूं, 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया गया, दर्जा। और जम्मू कश्मीर से किसको अलग कर दिया, लेह लद्दाख। तो वर्तमान में ये लेह लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर कितना लंबा है, 72 किलोमीटर क्या है, लंबा है। जबकि 2 से 8 किमी में क्या है, चौड़ा है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5700 मीटर है। इसके अलावा इसका जो तापमान है वो -50 डिग्री सेल्सियस है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, युद्ध स्थल भी है। और ये भारत का सबसे ऊंचा, इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर बात कर लूं तो ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है, युद्ध स्थल है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा
क्या है, ग्लेशियर। ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है, ग्लेशियर भी है जिसकी अगर बात करूं, और ये भारत का सबसे ठंडा स्थान। अगर बात करें कि विश्व का बर्खायो नसक किसे कहते हैं, जबकि विश्व का बर्खायो नसक किसे कहा जाता है, रूस में है, और बर्खायो नसक, जबकि भारत का या राजस्थान का बर्खायो नसक किसे कहा जाता है, तो उसमें अपनी बात आती है माउंट एवरेस्ट की। इसके अलावा भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का जो बर्खायो नसक है वो किस, जो वर्तमान में अगर आप बात करें अपन सौरमंडल की जब बात करेंगे तो उसमें एक आती है ओजोन परत, और ओजोन में CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के होने के कारण उसमें क्या हो गया, छिद्र हो गया, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वो क्या करते थे, अवशोषित। और आजकल वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर से पहाड़ों के पहाड़ जो बर्फ के हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी अगर अपन बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, 5700 मीटर, और 72 किलोमीटर लंबा है, 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा है, और वर्तमान में ये कहाँ है, लेह लद्दाख में। इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद में मैं आपको 2 बातें इसी चीज की और बताता हूँ, और इसी कड़ी में आगे चालू रखते हैं। तो आप बिल्कुल ले लीजिए, मैं थोड़ा सा अपने कंठ जो है वो गीले कर लेता हूँ। अगली बात करते हैं इसी में, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा के थोड़ी सी इसकी 2 बातें और कर दूं। अब देखिए यहाँ पे हम 2 बातें और करते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं। इसमें एक अगर बात करें कि 13 अप्रैल 1984 की बात है, 13 अप्रैल 1984। बाकी आपको 1984 तो याद होगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 की, और यानी सिख धर्म के यानी उसके जो अंगरक्षक थे बेअंत सिंह और सुखवंत सिंह, उन दोनों ने उसके क्या कर दी थी, हत्या। और हत्या के पीछे जो कारण था वो सिख धर्म का एक धार्मिक स्थल था, जिसे अपन बिल्कुल बात करेंगे बाद में। 13 अप्रैल 1984 को यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान सेना ने, किसने, पाकिस्तान सेना ने इसके ऊपर क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और उनको वापस, अब इस पाकिस्तानी सेना को वापस भेजने के लिए, क्या करने के लिए, वापस भेजने के लिए, अब इस सेना को वापस भेजने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे बोलते हैं मेघदूत ऑपरेशन। अगर उसकी बात, सियाचिन ग्लेशियर पे 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तानी सेना ने क्या कर लिया था, और उस वापस भेजने के लिए यानी भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे बोलते हैं मेघदूत ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, मेघदूत ऑपरेशन। और इस मेघदूत ऑपरेशन कब हुआ था, 1984 में, और मेघदूत ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना को सियाचिन ग्लेशियर से पीछे धकेला गया था, अर्थात उनसे यहाँ इस पाकिस्तानी सेना को पराजित करके और यहाँ से इसे विदा दी गई थी। सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर 13 अप्रैल 1984 पे पाकिस्तानी सेना ने और वापस भेजने के लिए मेघदूत ऑपरेशन चलाया था, और मेघदूत ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था, और वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का ही क्या है, नियंत्रण है, और ये भारत का सबसे ठंडा, और यहाँ पे ज्यादातर युद्ध से न जाकर ठंड से ज्यादातर जवानों की क्या होती है, मौतें होती है, जिसकी अगर अपन बात करें। इसी कड़ी में हम 2 बातें और भी करना चाहते हैं, जिसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 चीजें। अब सियाचिन ग्लेशियर की बात हो गई, इसके अलावा अपन बात करें तो एक तो आती है करक रेखा, एक आती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 2 बातें अपन और भी करना चाहें या अगले वीडियो में उसे देख लेंगे। बिल्कुल आपको ये जो वीडियो है वो अंत तक देखना है। इसके अलावा हम करक रेखा, भारत की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, भारत के जो नए राज्य बने थे उनकी जानकारी और भारत के नामकरण की चर्चा अगले वीडियो में डालेंगे, जिससे आपको
प्रत्येक जानकारी समय पे मिल सके और आपका जो बिल्कुल इंडिया जीके जो आप बोलते हो कि हमें एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन सीढ़ियों से उतरने के बाद में वो चीजें गायब हो जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी, और सामान्य जानकारी में प्रत्येक राज्य के बारे में नॉलेज होना चाहिए। भारत का कौन सा पड़ोसी देश कौन सी दिशा में बैठा है और वो भारत के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है, ये सब चीजें आपको ध्यान, और मानचित्र आपका क्लियर होना चाहिए। आपके पास हमेशा पढ़ते समय एटलस आपके सामने होना चाहिए या फिर मानचित्र आपके सामने होना चाहिए, जिससे आप प्रत्येक चीज को जब भी जो शब्द आए उसको आराम से देख सके। लेकिन इतनी मेहनत करे कौन? मेहनत करे तो सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो बेटा आपके प्रत्येक सपने क्या होंगे? साकार होंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।